Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit second. यूनिट सेकंड के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 4 भाषा कौशलों के एकीकरण द्वारा प्रभावी प्रस्तुतियों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट, इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस बाय इंटीग्रेशन ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स। यानी कि जैसा कि हमने लास्ट की वीडियोस में क्या देखा कि जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स है वो क्या क्या होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो ये 4 हमारी स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की स्किल्स, कि हम अच्छा पढ़ें या फिर अच्छा लिखें, अच्छा बोलें या अच्छा सुने। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने इनका रिलेशन भी देखा था कि रीडिंग और राइटिंग का रिलेशन क्या होता है आपस में, ये या फिर ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। और चारों की हमने विशेषताएं देखी थी, रीडिंग की भी, लिसनिंग की भी, स्पीकिंग की भी और राइटिंग की भी। तो इसके अंदर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर जो ये 4 भाषा कौशल होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, इसके एकीकरण द्वारा प्रभावी प्रस्तुतियों का विकास, यानी कि जो प्रभावी प्रस्तुतियां हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, उनका विकास किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स। आज के अधिगम का मतलब जो आज के टाइम की जो लर्निंग है, बच्चों की लर्निंग है या उनका सीखना है, आज के टाइम का मुख्य उद्देश्य कौशलों का विकास करना है। मतलब आज के टाइम में जो अधिगम हो रहा है उससे वो अधिगम क्यों किया जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है जो कौशल है, ये जो चारों कौशल हैं भाषा के, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, इनका विकास किया जाए और ज़्यादा इसका डेवलपमेंट किया जाए, जो छात्रों की उनके स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं। मतलब ये चारों स्किल्स जो है वो छात्रों की सहायता करते हैं, क्या करने में, स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं। इन कौशलों के विकास के दौरान, मतलब ये चारों जो कौशल हैं, इनका जब विकास होता है उसके दौरान व्यक्तिगत अंतरों का सामना करने हेतु शिक्षक को अपने छात्रों के बीच इन मूल कौशलों का विकास हेतु विभिन्न रणनीतियों एवं विधियों का प्रयोग करना होता है। मतलब बच्चों जो एक क्लास है, कक्षा है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग उनकी जो स्किल्स हैं वो अलग अलग है। मतलब वो कोई बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबके इमोशंस लगभग एक तरीके से हर बच्चा अपने आप में उसके पास एक भिन्नता है। तो अगर टीचर है, कक्षा के अंदर एक टीचर है कोई भी, उसे सारे बच्चों को हैंडल करना है और सारे बच्चों के अंदर इन स्किल्स का डेवलपमेंट करना है, तो वो टीचर क्या करेगा, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके सारे बच्चों को इक्वली सारे स्किल्स की उनके अंदर जो है विकास करना, सारे स्किल्स का विकास बच्चों के अंदर करेगा। और वो अलग अलग स्ट्रेटजीज का भी यूज़ करेगा, अलग अलग विधियों का भी यूज़ करेगा। छात्र की स्वतंत्रता और भाषाई क्षमता के विकास के साथ, मतलब जो बच्चों की स्वतंत्रता है, उनकी फ्रीडम है और उनका जो भाषाई क्षमता के विकास है, उसके साथ संशोधन हेतु शिक्षक संप्रेक्षण की विभिन्न विधियों, कार्य आधारित विधियों, कार्यात्मक विधियों एवं वास्तविक जीवन स्थितियों को भी मिश्रित करेगा। मतलब जो टीचर है वो क्या क्या यूज़ करता है, उनकी जो संप्रेक्षण की विधियाँ होती हैं, बातचीत करने की जो विधि होती है, कार्य आधारित जो भी कार्य करते हैं उस पर आधारित जो भी विधियाँ होती हैं, कार्यात्मक विधियाँ होती हैं, या वास्तविक जीवन स्थितियों को भी उसके अंदर क्या करता है, जो वास्तविक जीवन है उसकी जो स्थितियाँ हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी उस टाइम की जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से इन सारी चीज़ों को मिश्रित करके आपस में मिक्स करके तब उसका विकास करता है। एक शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर होता है, मार्गदर्शन यानी गाइड होता है, और इसकी यही भूमिका है कि वो टीचिंग के साथ साथ उसको सुपरवाइज भी करता है, कक्षा को या बच्चों को। और जो मार्गदर्शन है वो बच्चों के लिए भी होता है और अपनी कक्षा के लिए भी होता है कि उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए। आगे हम देखेंगे श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल्स। श्रवण कौशल, जैसा कि मैंने बताया कि भाषा कौशल के जो होते हैं वो 4 कौशल होते हैं, जिसमें लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, 4 स्किल आती हैं, जिसके अंदर से पहला हमारा ये है श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल। इसमें क्या है, श्रवण पहला और भाषा का अत्यधिक मूल कौशल है, क्योंकि श्रवण, जब तक आप सही सुनोगे नहीं तब तक आप सही लिख नहीं सकते, सही बोल नहीं सकते। आपको सुनना, बैठना, सबसे पहले सुनना आपको ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को सही किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन को सही तरीके से गेन कर रहे हैं। तो इसमें श्रवण पहला और भाषा का अत्यधिक मूल कौशल है। इसका एक अलग ही मूल्य है। जो व्यक्ति अपनी मूल भाषा
में अधिग्रहण करता है, मतलब अधिग्रहण यानी लैंग्वेज का एक्विजिशन करता है अपनी मूल भाषा में। अगर वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसी एनवायरनमेंट की भाषा को सीखेगा। इसे भाषा को बोलने एवं श्रवण के दौरान कानों तथा मस्तिष्क के उपयोग द्वारा बोध के कारण प्राप्त करता अथवा निष्क्रिय कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में बच्चे रह रहे हैं उसी के हिसाब से वो बोलना सीखेंगे, वही चीज़ें वो सुनेंगे, और उनके कान जब उस चीज़ को सुनेंगे तो वो पहले मस्तिष्क से यानी कि माइंड से कनेक्ट करेंगे, तब उसका कोई फीडबैक निकलेगा कि आपने क्या प्राप्त किया। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली उसको सुन के आपने अपने माइंड से कनेक्ट किया, उसके बाद आपको क्या एक फीडबैक मिला, क्या समझ में आया उस चीज़ से। यह एक प्राकृतिक भाषा कौशल है, मतलब ये एक तरीके से जो प्राकृतिक भाषा है, भाषा कौशल है, और प्राकृतिक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं हेतु आवश्यक है। मतलब जो भाषाएं प्राकृतिक रूप से बोली जाती है उनके लिए ये आवश्यक है। यानी श्रवण कौशल, श्रवण एक व्यापक कौशल है, मतलब ये वाइडर लेवल का एक कौशल है, स्किल है। नेक्स्ट हम देखेंगे बोलने का कौशल यानी स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में क्या है, बोलने का कौशल एक व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित दूसरी भाषा कौशल के रूप में जाना जाता है। मतलब जो अधिग्रहण कर रखा है जिस भाषा का एक्विजिशन है, उस भाषा को यानी कि एक व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित दूसरी भाषा कौशल के रूप में जाना जाता है। ये एक किसी भी व्यक्ति की दूसरी भाषा कौशल है, यानी बोलना पहले उसने सुना और फिर उसने बोलना सीखा किसी चीज को। उसके बाद है यह एक उत्पादक कौशल या ध्वनि के माध्यम से सही ढंग से भाषा उत्पादन के लिए हमारे मुखर पथ और मस्तिष्क उपयोग के कारण सक्रिय कौशल के रूप में माना जाता है। मतलब ये क्या है, ये एक उत्पादक कौशल या फिर ध्वनि के माध्यम से, मतलब आप कुछ सुन रहे हैं उसके बाद आप किसी चीज को बोल रहे हैं, मतलब ध्वनि के माध्यम से सही ढंग से भाषा उत्पादन, मतलब ध्वनि के माध्यम से क्या है कि सही ढंग से आपका जो भाषा का उत्पादन हो वो सही ढंग से हो, इसके लिए हमारे मुखर पद और मस्तिष्क का उपयोग इसके अंदर होता है। मतलब जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक आपने उस चीज़ को ढंग से सुना नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को एक्टिवली या फिर इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को स्पीकिंग करने के लिए एक तरीके से प्रिपेयर नहीं है, बोलने के लिए प्रिपेयर नहीं है। इसके उपयोग के लिए क्या होना चाहिए, ये एक तरीके से क्या है, सक्रिय कौशल है, यानी कि एक एक्टिव स्किल है, क्योंकि आप जब तक एक्टिवली सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकते, और आप जब तक एक्टिव नहीं है तब तक आप किसी को भी कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। आपको बोलने के लिए सबसे पहले एक्टिव होने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि नींद में तो कोई बोल नहीं सकता, ना ही वो अनकॉन्शियस माइंड में बोल सकता है। आप जब तक एक्टिव नहीं होंगे, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते, और किसी को भी सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी किसी बात की नहीं दे सकते। आपका जो वार्तालाप है वो एक तरीके से सही और एक सक्रिय रूप से नहीं हो सकता। एक प्रभावी वक्ता को सूचना पर नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब जो एक प्रभावी वक्ता है, मतलब एक तरीके से अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलने वाला है, स्पीकर है, उसको क्या करना चाहिए, सूचना पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसका जो नियंत्रण है वो किस पर होना चाहिए, सूचना पर होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन पर होना चाहिए। उसे दर्शकों की सहायता करने के लिए सूचना और उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझाने हेतु पर्याप्त, मतलब बेसिकली क्या है कि आप दर्शकों को अपनी बात को समझा रहे हैं, तो उस सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक मीनिंग उसका एक तरीके से कोई मीन नहीं है कि आपने जो चीज़ बताई वो लोगों को समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, उसके अर्थ को स्पष्ट होना चाहिए, और इसी रूप से समझने हेतु पर्याप्त विस्तृत उदाहरण प्रदान करने चाहिए। मतलब कई तरीके के ऐसे उदाहरण प्रदान करने चाहिए जिससे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्टिवली आप दे रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही है। इसके अलावा प्रभारी वक्ता को अपनी ध्वनि एवं स्तर भिन्नता एवं उपयुक्त ठहराव का भी प्रयोग करना चाहिए, कि कब आपको ध्वनि ऊंची करनी है, कब नीची करनी है, कब स्तर को अलग करना है, या फिर कब रुकना है, कब बोलना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। क्योंकि ये नहीं है कि आप डायरेक्टली बोलते चले जा रहे हैं, आपके अंदर एक होना चाहिए कि आपने कहाँ पॉज लिया, कहाँ आप बोल रहे हैं, कहाँ आपने किस चीज़ का उपयोग किया, ये चीज़ें होनी चाहिए स्पीकिंग स्किल के अंदर। आगे हम देखेंगे पठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के अंदर क्या है, पठन एक व्यापक कौशल है। पठन जो है वो व्यापक कौशल है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी। ये एक तरीके से वाइडर लेवल पे होता है। इसका स्वतंत्र रूप से श्रवण और पठन रूप से
पठन रूप के साथ विकास किया जाता है, यानी कि जो स्वतंत्र इसका जो ये जो कौशल है इसका स्वतंत्र रूप से श्रवण और पठन मतलब जो सुनना है और पढ़ना है, इन दोनों कौशलों के साथ विकास किया जा सकता है। प्रभावी पठन प्रासंगिक और पाठक की वास्तविक जीवन पृष्ठभूमि और ज्ञान से संबंधित होता है। मतलब जो जिस जगह जो व्यक्ति जन्म लेता है वहाँ पर जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है या वहाँ का जो वास्तविक जीवन है, वहाँ की जो पृष्ठभूमि है और वहाँ का जो ज्ञान है उससे संबंधित होता है। पठन भी शब्दावली व्याकरण का विकास करने में सहायता एक तरीके से करता है। मतलब जो पठन है, पढ़ना, शब्दावली जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी और ज़्यादा डेवलप होगी। हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, आपकी वोकेबलरी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है पढ़ने से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी शब्दावली अच्छी होगी, उतने ज़्यादा शब्द आपके दिमाग में और ऐड होते चले जाएंगे। आप ग्रामर का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, व्याकरण को आप पकड़ सकते हैं, इसका विकास हो सकता है। यह श्रवण और बोध में सहायक होता है। मतलब श्रवण में, सुनने में, और उसका बोध यानी कि उसको समझने में, कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उसका एक अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, इसके लिए सहायक होता है। इसके अलावा ये पाठक के उच्चारण में भी संशोधन लाती है। मतलब पाठक का जो उच्चारण है, बोलना है, उसके अंदर भी ये संशोधन लाती है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। आगे इसके अंदर पठन कौशल भी मूल भाषा से अधिग्रहण होता है। मतलब जो पठन कौशल है वो भी मूल भाषा से अधिग्रहण होता है, इसका भी एक्विजिशन मूल भाषा से होता है और ग्रहणशील या निष्क्रिय कौशल के रूप में माने जाते हैं। मतलब ये पैसिव स्किल है एक तरीके से। हम अपने कानों और मस्तिष्क का उपयोग मौखिक भाषा के लिखित समांतर के बोध हेतु करते हैं। आगे हम देखेंगे लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है? राइटिंग स्किल के अंदर क्या चीजें हैं? लेखन जो प्रणाली है, लेखन प्रणाली में उत्पादकता कौशल को संदर्भित करता है। यह सबसे जटिल और सबसे कठिन कौशल प्रभुत्व है। मतलब लिखना, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन लिखना जब होता है आपको, तब आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा सेंसिबल होना पड़ेगा। आपके माइंड में एक इमेजनरी पावर होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कुछ लिखने के लिए। क्योंकि जो लेखन होता है वो सबसे ज़्यादा काल्पनिक बेस होता है, वो कल्पना पर ही आधारित होता है। लेखन प्रणाली में उत्पादकता कौशल को संदर्भित करता है। ये सबसे जटिल और सबसे कठिन कौशल प्रभुत्व प्राप्त करने के रूप में माना जाता है। लेखन कौशल विचारों के प्रस्तुतिकरण और विचार की एक संरचित विधि को सम्मिलित करता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे लिख के, तो इसका और ज़्यादा विकास होना चाहिए। इसके अलावा भाषा के ग्राफिक प्रस्तुतिकरण को भी सम्मिलित करता है। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य सार्थक सूचना संप्रेषण करना है। मतलब सार्थक रूप से सूचना का संप्रेषण करना है। उदाहरण के लिए श्रुतलेख, अनुच्छेद, अनुवाद, सारांश लेख आदि का शब्द से शब्द का अनुलेख करना है। मतलब जैसा कि राइटर्स होते हैं या कोई पोएट्री लिख रहा है, या फिर कोई राइटर ऐसा है जो कहानियाँ लिख रहा है, शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा है, या कोई भी उपन्यास लिख रहा है, किसी भी प्रकार का लेख लिख रहा है, तो उसके लिए आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए, आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, हर चीज़ का सेंस होना चाहिए। एक तरीके से आप कल्पना करें किसी चीज़ की, तो आप उसको लिख कर किसी को एक तरीके से बता सकते हैं, या फिर कोई भी कहानी है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे लेखन एक व्यक्ति की स्वतंत्र भाषा प्रयोग को सक्षम बनाती है। मतलब लेखन जो है वो एक व्यक्ति की जो स्वतंत्र भाषा है उसको और ज़्यादा सक्षम बनाती है, और अधिगमकर्ता की सारांशित करने, जो अधिगमकर्ता है, जो किसी चीज़ को लर्न कर रहा है, किसी चीज़ को पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसको कहते हैं अधिगमकर्ता, यानी कि अधिगम करने वाला। अधिगमकर्ता की जो सारांशित करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो उसको और ज़्यादा सारांश में पढ़ सके, उसको और ज़्यादा देख सके। संरचना और रचनात्मकता, मतलब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना, किसी चीज़ की क्रिएटिविटी करना। लेखन, मतलब जो लेखन होता है वो सबसे ज़्यादा किस पर बेस्ड होता है? क्रिएटिविटी पर, क्योंकि जब तक आपका माइंड क्रिएटिव नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को लिख नहीं सकते।
संरचना और रचनात्मकता लेखन में सुधार का मूल्य है। मतलब लेखन में सुधार किससे आता है? जब तक आप क्रिएटिव नहीं लिखेंगे और ज्यादा। उचित एकीकरण और संयोग संकल्पना लेखन एक व्यक्ति के लेखन कौशलों के विकास को प्रोत्साहित करता है। आगे देखेंगे हम प्रभावी प्रस्तुतिकरण यानी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या है, हमने जैसा कि सारे कौशल पढ़े, इसके अंदर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप इन सारे कौशलों का यूज करके एक प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। प्रभावी प्रस्तुतिकरण मतलब उसका प्रभाव किसी पर भी अच्छी तरीके से पढ़े। मतलब अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं या किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसका एक तरीके से पूरा प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए, सुनने वाले पर पड़ना चाहिए। प्रभावी प्रस्तुतिकरण संप्रेषण के एक अच्छे विकसित साधन के रूप में कार्य करता है। मतलब ये एक तरीके से एक अच्छा विकसित साधन है। यह जानकारी देने के उद्देश्य से एक से अधिक लोगों वाले दर्शकों को एक विषय की सामग्री प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। मतलब प्रेजेंटेशन कब दी जाती है? जब बहुत सारे लोगों को एक ही प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, तब किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन दी जाती है। एक साथ बैठकर उस चीज को प्रेजेंट किया जाता है और उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। प्रभावी प्रस्तुतिकरण की दर्शक केंद्रित के रूप से व्याख्या की जा सकती है। मतलब दर्शक पर केंद्रित होना चाहिए, जो देखने वाला है उस चीज को, उस पर केंद्रित होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन। कि आप अपने तरीके से उसको ना समझा रहे हो, आप उस चीज को इमेजिन कर रहे हो कि अगर आप एक दर्शक है तो आप किस तरीके से उसको गेन लेंगे, किस तरीके से सुनेंगे आप। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो दर्शक है, जो देखने वाला है उस प्रेजेंटेशन को, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। आगे हम देखेंगे प्रभावी प्रस्तुतिकरण हेतु 4 भाषा कौशलों के एकीकरण की आवश्यकता यानी नीड ऑफ इंटीग्रेशन 4 लैंग्वेजेस स्किल फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को देने के लिए जो ये 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ती है? तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण के विकास हेतु बोध एवं उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्रभावी प्रस्तुतिकरण स्थितियां छात्रों को विकास और प्रगति की सुविधा प्रदान करती हैं। उनको मतलब विकास जो है उनका और उनकी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट है, इसको और ज़्यादा सुविधा प्रदान करती हैं। वे प्रभावी प्रस्तुति के माध्यम से, मतलब जो प्रभावी प्रस्तुति है एक तरीके से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है, उसके माध्यम से भाषा अधिगम में लगभग सभी क्षेत्रों में अपने विचारों को, अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। थर्ड पॉइंट है, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण में 4 भाषा कौशल व्यापक रूप से एक दूसरे को पुनर्बलित करते हैं। मतलब रीइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को आपस में। आगे हम देखेंगे प्रभावी प्रस्तुतिकरण हेतु 4 भाषा कौशल को एकीकृत करने की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर फॉर इंटीग्रेटिंग 4 लैंग्वेजेस स्किल्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उद्देश्य निर्धारित करना यानी डिटरमाइनिंग पर्पस। यानी कि जो हमारा प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होता है अपने पर्पस को, कि क्या पर्पस होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए किसी भी प्रभावी प्रेजेंटेशन को यानी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को देने के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा इसके अंदर रणनीति तैयार करना, यानी कि किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी जो है उसको प्रिपेयर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा संरचना, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बनाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर प्रस्तुतिकरण शैली, यानी कि प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, इस पर भी फोकस होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर प्रश्नों को संभालना, यानी कि हैंडलिंग क्वेरीज, जो भी क्वेरीज उस प्रेजेंटेशन से निकल रही हैं उन चीज़ों को एक तरीके से हैंडल करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर प्रभावी प्रस्तुतिकरण हेतु भाषा कौशल को एकीकृत करने के सिद्धांत, यानी क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स को, लैंग्वेज स्किल्स की किसके लिए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें संरचना, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रभावी प्रस्तुतिकरण की सामग्री तार्किक क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए, मतलब इसका एक लॉजिक होना चाहिए, इसका जो क्रम है वो तार्किक होना चाहिए। सेकंड है इसके अंदर अभ्यास यानी प्रैक्टिस, प्रस्तुतिकरण के अंतिम क्रियान्वयन से पूर्व अभ्यास आवश्यक है। सबसे पहले उस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए कि किस तरीके से आपको उस चीज़ को प्रेजेंट करना है किसी के भी लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा शारीरिक भाषा, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज
पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुस्कुराना, आंखों का संपर्क इत्यादि, मतलब आई कांटेक्ट बना के चलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर नोट्स एंड हैंड आउट, यानी कि नोट्स होने चाहिए और हैंड आउट्स होने चाहिए। हमेशा से ही पोस्ट कार्ड, आकार कार्ड या फिर ऐसे कुछ भी इन पर संक्षिप्त नोट बनाना सहायक होता है। मतलब अगर आप इन चीज़ों पर नोट्स बना के चल रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सहायकपूर्ण होंगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर वाणी, यानी कि स्पीच। वक्ता को प्रस्तुतिकरण के दौरान स्पष्ट और आत्मविश्वासी होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास या फिर स्पष्टता होती है तो प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छी होती है। और वक्ता के अंदर स्पीच, जो स्पीकर है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है हमारा इसके अंदर लास्ट, जिसमें है वार्तालाप, यानी कि इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में श्रोताओं से संबंध का निर्माण करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब इसके अंदर आपस में इंटीग्रेट करके चलना चाहिए। इंटरेक्शंस जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। श्रोताओं को उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछने के लिए सम्मिलित करना चाहिए, ताकि आपस में वो एक तरीके से एनकरेज होते हैं और ज़्यादा, और एनकरेज होकर जो प्रश्न पूछते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होने चाहिए, ताकि उनका और ज़्यादा जो क्वेश्चनिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।